चलो देखो, तो इसका रिवीजन तो सबसे पहले तो इसमें फिगर ही मेन है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर में दिया हुआ है, थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं। ऑल ऑफ द सेंस ऑर्गन द ह्यूमन आई द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन ऑफ इनेबल अस टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब हमारा सेंस ऑर्गन में आंख का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि हमको ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड को देखने में मदद करता है। द आई इज स्फेरिकल इन शेप। आई किस तरह का होता है? स्फेरिकल इन शेप, हैज ए डायमीटर इतना सेंटीमीटर। आंख का डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई इंक्लूड, आंख के अंदर में कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, सिलियरी मसल्स, रेटिना, नर्व सेल, ऑप्टिक नर्व, एलो स्पॉट, एक्वस, विट्रियस ह्यूमर, सस्पेंसरी लिगमेंट, ये सब महत्वपूर्ण अंग होता है। तो सबसे पहले तो फिगर समझना होगा कि क्या है सब चीज भाई। तो देखो, पहला नंबर कहाँ गया? पहला नंबर ये जो बहुत सारा नस दिख रहा है ना, इसको ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व नर्व बोलते हैं, नस है ऑप्टिक नर्व। ये जो जितना भी सारा नस है, ये ब्रेन से यहाँ से कनेक्टेड होता है, ऑप्टिक नर्व है हमारा। दूसरा नंबर क्या है? यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क दिख रहा है, ठीक है। फोविया सेंट्रालिस, तीसरा नंबर। ये जो आपको दिख रहा है ना, ब्लैक टाइप से ब्लैक स्पॉट यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका नाम क्या है? फोविया सेंट्रालिस। चौथा नंबर रेटिना, जानते ही हो रेटिना, इमेज बनता है। लेंस, आइरिस, एक्वस बॉडी, प्यूपिल, कॉर्निया, विट्रियस ह्यूमर होता है, सस्पेंसरी लिगमेंट। 30 नंबर क्या है? सस्पेंसरी लिगमेंट। ये सब जो निकला हुआ है ना, उसको सस्पेंसरी लिगमेंट बोल रहा है, ठीक है। कोराइड बोला है 6 नंबर। ये सब थोड़ा नया नया टर्म है, ये इतना सारा नहीं होता है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में मेन मेन क्या होता है? रेटिना तो होता है, लेंस, आइरिश, एक्वस ह्यू एक्वस बॉडी बोला है, एक्वस ह्यूमर होता है, और विट्रियस ह्यूमर होता है, प्यूपिल, कॉर्निया, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क। इतना ही, जितना पर हम टिक लगाए वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। लेंस दिख रहा है, कहाँ पे है? 8वां नंबर। ये जो आपका है, ये लेंस है। पहले तो अगर तुमको पूछे, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो तुम डायग्राम बना सकते हो। कुछ नहीं भी लिखोगे, अगर डायग्राम बना दोगे इसका सही सही, तो तुमको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये फिजिक्स है, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसका डेफिनेशन वगैरह। आप यार, इसमें डेफिनेशन दिया नहीं है लगता है कि। अच्छा देखो, इसका डेफिनेशन बताते हैं, पहले इसका देख लिया जाए, बाकी का जो मेन मेन चीज रहता है। देखो क्या बता रहा है, शॉर्ट नोट्स है। द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। आंख अपना इमेज कहाँ पे बनाता है? रेटिना पे बनाता है, ठीक है। तो ये रेटिना के बारे में पूछेगा, तो ये वाला लाइन हम लोग रेटिना के बारे में लिख देंगे, ठीक ना। दूसरा लाइन, द कॉर्निया इज द थिन मेम्ब्रेन ऑफ द आई थ्रू विच लाइट इंटर। अब कॉर्निया क्या होता है? तो कॉर्निया के थ्रू लाइट हमारे आंख में इंटर करता है, समझ गए ना, वो थिन मेम्ब्रेन होता है। तो दूसरा लाइन हो गया कॉर्निया से संबंधित। तीसरा,
Most of the light refraction occur at the outer surface of cornea. लाइट का रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है? आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया पे होता है. A dark muscular diaphragm that control the size of the pupil known as iris. जो प्यूपिल को बढ़ाता घटाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस. तो आइरिस के बारे में अगर पूछेगा तो ये लिखेंगे हम लोग. समझ गए ना? आइरिस का काम क्या है? प्यूपिल का साइज को बढ़ाना घटाना. ठीक है, समझ गए ना? और ये कहाँ पे होता है? प्रेजेंट प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया. कॉर्निया के पीछे होता है. The pupil is the structure in the eye that control regulate the amount of light enter the eye. मतलब प्यूपिल अब काम क्या करता है? प्यूपिल काम क्या करता है? प्यूपिल अब काम करता है भाई, लाइट को क्या करता है? कंट्रोल और रेगुलेट करता है. मतलब कितना लाइट चाहिए किस चीज को देखने के लिए. कभी ज्यादा है तो ज्यादा लाइट देगा, कम है तो कम लाइट देगा. उसको कंट्रोल करने का काम प्यूपिल करता है. The light sensitive cell get triggered upon illumination and induce electrical signal. These signal are sent to the brain through the optic nerve. मतलब आंख पहले तो इमेज बना लेगा ना भाई, कहाँ पे बनाएगा? रेटिना पे. और क्या करेगा? वहां से वो उसका सेंसिटिव ऑर्गन ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को मैसेज भेजेगा कि ये चीज है. ब्रेन उसको क्या करेगा? एनालाइज दिस सिग्नल एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी सेंस ऑब्जेक्ट एज दे आर. और उसके बाद ब्रेन हमारा क्या करेगा? एनालाइज करेगा उस सिग्नल को, और इंफॉर्मेशन से हम लोग कुछ उसका इकट्ठा करेंगे कि हाँ ये चीज है. समझे ना? तो ये शॉर्ट में हो गया एकदम. तो तीन चार को हम लाइन लगा रहे हैं. जैसे पहला लाइन किसके बारे में है? रेटिना के बारे में लिखना है. रेटिना पहला नंबर. दूसरा नंबर कॉर्निया के बारे में यहां तक है. तीसरा नंबर क्या है? ये है किसके बारे में? आइरिस के बारे में. फिर प्यूपिल के बारे में. समझ गए ना? और लास्ट में ऑप्टिक नर्व के बारे में दो लाइन. तो कितना? चार और तीन, सात को चीज है. जल्दी से इसको लिख लो, अलग अलग करके लिखना. जैसे रेटिना, रेटिना, और ऐसे करके क्या लिखोगे? The lens system of the human eye form an image on the light sensitive screen called the retina. ऐसे लिखना है. फिर क्या लिखना है? कॉर्निया. कॉर्निया के बारे में क्या लिखना है? The cornea is the thin membrane of the eye through which light enter. Most of the light refracted occurs at the outer surface of cornea. मतलब यहीं तक है इंटर. The cornea is the thin membrane of the eye through which light enter. बस यही कॉर्निया के बारे में हो गया. तीसरा चीज अगर पूछेगा कि आइरिस क्या होता है भाई, IRIS, आइरिस क्या होता है, तो क्या लिखोगे? ए डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम होता है डेट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल. तो ये हो गया आइरिस. फिर कोई पूछेगा कि प्यूपिल क्या होता है, तो प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल इज द स्ट्रक्चर इन द आई डेट कंट्रोल एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई. प्यूपिल क्या करता है? लाइट कितना चाहिए इंटर कर रहा है उसको रेगुलेट करने का काम करता है प्यूपिल. तो ऐसे करके लिखना है. उसके बाद क्या है? उसके बाद ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व क्या होता है? ऑप्टिक नर्व के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को जाता है. समझ गए ना? तो पांच चीज आंख के बारे में लिखो. जल्दी से लिखो. कुछ कुछ छोड़ दिया है इसमें, मतलब अब इसको तो बहुत डिटेल में है. अब रेटिना के बारे में है तो बहुत डिटेल में पढ़ना रहता है.
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसका डायग्राम बनाना आंख का। दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो ये सब दे सकता है ऐसे करके कि इसके बारे में एक एक नंबर का क्वेश्चन लिखो, या तो सीधा ह्यूमन आई के बारे में ही दे दे सकता है। तो उसके लिए तो डायग्राम बना के और ये सब मेन मेन चीज उसका लिखना पड़ेगा। समझ गया ना? फिगर तुम लोग बना लेना खुद से। जल्दी से इसको लिख के बताओ कि लिख लेंगे। इतना जल्दी हो गया जी? चलिए, अब ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट होता है, कैसे खराब हो जाता है, उसको क्या नाम देते हैं, देखिए। There are few common eye disorders seen in individual and caused by several factors. This condition to be improved by correction. The defect include, आंख में कभी कभी क्या होता है, खराबी हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। तो पहला क्या है, मायोपिया है। मायोपिया में क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस में क्या हो जाएगा, ए पर्सन with this eye defect can only see the nearby object। मतलब शॉर्ट साइटनेस में इसको क्या दिख रहा है, नजदीक का चीज दिख रहा है, दूर का चीज नहीं दिख रहा है। नजदीक का चीज क्लियरली दिख रहा है कंपेयर टू डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब दूर का ऑब्जेक्ट उसको नहीं दिख रहा है क्लियर। दिस कंडीशन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉनकेव लेंस लगाएंगे। तो दो ही लाइन है लेकिन बहुत सटीक जानकारी दिया हुआ है। तो मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटनेस, इसका मतलब क्या, नजदीक का चीज दिखेगा, दूर का चीज क्लियर नहीं दिखेगा। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, आंख में कॉनकेव लेंस का चश्मा पहनेंगे। समझ गए ना? ये समझ में आ गया, मायोपिया बहुत बढ़िया दिया हुआ था। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा था, ये जो था ना, जैसे कि एक्चुअल में जैसे इमेज कहाँ बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए इमेज, बनना चाहिए ना, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इमेज पहले ही बन जा रहा है। तो कॉनकेव लेंस का यूज किए तब जाके इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो इसको ठीक करने, ये भी डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है, कैसे कॉनकेव लेंस लग। जैसे कि क्या हो रहा है इसमें, जैसे इसके पहले ही इमेज बन जा रहा है। समझ गए ना? तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगाए हैं। ये हमारा आंख वाला लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और मायोपिया में कौन सा लेंस लगाना है, कॉनकेव लेंस। तो डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मायोपिया समझ में आ गया होगा, डायग्राम तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया के बाद क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। इसको फॉर साइटनेस बोलते हैं। ये पर्सन विथ आई डिफेक्ट कैन ओनली सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब वही बताए थे, डिस्टेंट मतलब क्या होता है, दूर का चीज इसको क्लियरली दिखेगा और नजदीक का चीज नहीं दिखेगा क्लियरली। द कंडीशन कैन बी यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। इसको क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस से यूज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस लगा के इसको यूज, मतलब इसको ठीक करेंगे। समझ गए ना? मायोपिया किससे, कॉनकेव से। और हाइपरमेट्रोपिया किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। समझ गए ना? इसका डायग्राम देखोगे तो समझ में आ जाएगा।
हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है? फॉर साइटनेस। फॉर साइटनेस में क्या होता है? दूर का चीज दिखेगा, नजदीक का चीज नहीं दिखेगा। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखोगे कैसे वर्ड, दूर वाले को क्या लिखोगे? तो ये सब इसका 2 लाइन में ही बहुत बढ़िया चीज लिखा हुआ है। तो हाइपरमेट्रोपिया भी समझ में आ गया होगा। हाइपरमेट्रोपिया का क्या इलाज है? कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहनिए। समझे ना? देखो, ये देखो, ये खराब है, आंख खराब है, तो क्या हो रहा है कि इसका इमेज बनना चाहिए रेटिना पे, यहाँ पे बनना चाहिए था, बन कहाँ रहा है? रेटिना के बाद बन रहा है। समझ गए ना? इसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहने हैं, तब जाके इसका रेटिना पे बन रहा है हाइपरमेट्रोपिया में। समझ गए ना? जैसे दोनों में डिफरेंस पूछ देगा कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या डिफरेंस है, तो पहला तो ये डिफरेंस है ना भाई कि उसमें क्या हो रहा था। जैसे पहला डिफरेंस तो यही लिखोगे ना कि मायोपिया में क्या हो रहा था कि बिफोर बिफोर रेटिना बन जा रहा था इमेज। समझ गए? समझे ना? और मायोपिया में क्या हो रहा था, उसमें हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज कर रहे थे। और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में क्या सीखे? हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है? आफ्टर रेटिना बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है? आफ्टर रेटिना बन रहा है। इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस पहनेंगे? कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा। समझे ना? मायोपिया में क्या होगा? नजदीक का चीज दिखेगा, नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो गया? दूर वाला दिखेगा, नजदीक वाला नहीं दिखेगा। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, खास करके ये दोनों डायग्राम। किसी आदमी का आंख खराब है तो ये है हाइपरमेट्रोपिया, मतलब देख के समझ जाना है फिगर से ही। अगर रेटिना के बाद इमेज बन रहा है तो हाइपरमेट्रोपिया का शिकार है। इसके ठीक करने के लिए यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाए हैं, तो यहाँ पे करेक्शन हो गया। रेटिना पे इमेज बनना चाहिए, कहाँ पे? ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन आई में कहाँ पे बनता है फिगर? रेटिना पे बनता है इमेज। तो फिगर से भी बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। छोटा बच्चा को मायोपिया होता है, हाँ। दूर का चीज नहीं, नहीं दिखता है। छोटा बच्चा को नहीं, जैसे हम हमको भी है तो क्या है, नजदीक का चीज तो दिख ही जाता है, दूर का चीज नहीं दिखता है। तो मायोपिया ही होता है अधिकतर। ये नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर आपको उल्टा पुल्टा हो गया कि दूर का दिख रहा है और नजदीके का नहीं दिख रहा है, तो ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। दूर का दिख रहा है, नजदीके का नहीं दिख रहा है। चलो आगे बढ़ो। प्रेस बायोपिया, this is the age-related condition caused due to the weakening of ciliary muscles, hardening of lens, and reduced lens flexibility. A person with this defect usually finds difficult to focus on nearby objects, unable to read or write. देखिए, प्रेस बायोपिया में क्या बोल रहा है कि इसमें क्या हो जाएगा? सिलियरी मांसपेशिया जो होगी वो कमजोर हो जाएगी, लेंस हार्ड हो जाएगा, लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी घट जाएगा, तो आदमी को पढ़ने और लिखने में दिक्कत होने लगेगा। समझ गए? ये ज्यादा एज रिलेटेड कंडीशन है, मतलब ओल्ड एज वाले को ही मान के चला जाता है कि ज्यादा होता है।
Cataract. It is the age-related condition caused due to the loss of transparency of the lens by erosion of lens protein. मतलब क्या है, इसमें लेंस खराब हो गया है किसी आदमी। कॉन्ट्रैक्ट लेंस हम लोग लगाते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि आदमी का लेंस खराब हो गया, उसका लेंस एक्चुअल में प्रोटीन से बना हुआ होता है, प्रोटीन खराब हो गया। इट इज यूजुअली रिजल्ट इन ब्लरी विजन एंड cloudy lenses and can be corrected by replacing the old lens with artificial lens। जैसे कि जितना ओल्ड एज लोग होता है उसको क्या कॉन्ट्रैक्ट लेंस, मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वाला ही हो जाता है। उसका पहले का लेंस नेचुरल वाला खराब हो जाता है, उसको आर्टिफिशियल लेंस उसको लगाना पड़ता है उसको करेक्ट करने के लिए। खाली चश्मा पहनने से काम नहीं चलेगा, उसका जब लेंस खराब हो गया है अंदर वाला तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट चीज है, पता नहीं अब तुम लोग में है कि नहीं है, ये एक्स्ट्रा जानकारी है कि क्या है। देखो, क्लास खत्म होने के बाद तीन चीज करना है। पहला तो आई का डायग्राम बनाना है, दूसरा मायोपिया वाला डायग्राम बनाना है, तीसरा हाइपर मायोपिया वाला डायग्राम बनाना है, खास करके बी और करेक्शन। तीन को डायग्राम क्लास खत्म होने के बाद बनाना है, क्योंकि डायग्राम नहीं बनाओगे नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में। मायोपिया के बारे में आया ना, तुम डायग्रामो बना दो, तुमको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। चलिए, प्रिज्म के बारे में आ गया। देखो क्या बोल रहा है, ए प्रिज्म स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू द बैंड ऑफ 7 कलर। प्रिज्म का एक्चुअल में काम क्या है, ये जो व्हाइट लाइट सब आता है उसको 7 कलर में, ये जब उससे लाइट होकर गुजरेगा और निकलेगा तो वो 7 कलर में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और 7 कलर वाला जो लाइट प्रिज्म से निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन ए सनलाइट स्पेक्ट्रम। सबसे पहले न्यूटन ने इसको प्रिज्म के थ्रू सनलाइट को देखा और 7 कलर वाला स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। Different color of light bend through different angles with respect to the incident ray as they pass through prism. The red light bends the least and violet the most। मतलब रेड लाइट क्या होता है, बहुत कम बेंड हो। जैसे ये मान लो कि प्रिज्म है, ठीक है, लाइट ऐसे गया भाई, थोड़ा सा पैरेलल आया, ऐसे निकला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 कलर में है ना, तो सबसे कम बेंडिंग कौन सा होगा, रेड लाइट का, और सबसे ज्यादा बेंड कौन कर जाएगा, वायलेट। thus the ray of each color emerge along different path and thus become distinct। प्रिज्म से जैसी पास होता है तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे गया, फिर कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे बेंडिंग हो रहा है, कोई ऐसे हो रहा है, समझ रहे हो ना, सब अलग अलग कलर से हो रहा है। तो इसी कारण सब अलग अलग दिखने लगता है 7 कलर का। इसी सातों को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फिगर देखेंगे इसका तब ज्यादा स्पष्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा जानकारी मिल गया कि प्रिज्म का काम क्या है भाई, व्हाइट लाइट को 7 कलर में विभाजित कर देना जब लाइट उससे होकर पास करेगा। उस 7 कलर को क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। सबसे पहले इसका खोज किसने किया, न्यूटन ने किया। जब उन्होंने सनलाइट को प्रिज्म से होकर गुजारा तो 7 कलर में डिवाइड हो गया। ये देखिए, सबसे ऊपर में आपको क्या मिलेगा, रेड, सबसे नीचे वायलेट। ये है आपका प्रिज्म। दिख रहा है ना। चलो अब कुछ एवरीडे लाइफ में जो घटना घटता है उसके बारे में दिया गया है। पहला है एटमॉस्फेरिक रेफ्रैक्शन। रेफ्रैक्शन है, रेफ्रैक्शन। The refraction of light by Earth atmosphere is known as atmospheric refraction. Atmospheric refraction is caused by bending of light rays
when they pass through the layer of earth atmosphere which are different optical density। देखो अर्थ, ये अर्थ है, मान लो कि इसका कुछ ना कुछ क्या है, अर्थ का एटमोस्फियर है। अर्थ के एटमोस्फियर के बाहर क्या है, वैक्यूम आ जाता है, फिर वहां पे हवा पानी कुछ नहीं रहेगा। तो क्या होता है कि राइट लेज जब इससे पास करता है तो वो बेंड हो जाता है, मतलब रिफ्रैक्ट होता है। समझ गए ना, जब अर्थ एटमोस्फियर से सन का लाइट टकराएगा तो वो बेंड हो जाता है, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाता है अपना पथ, जैसे आ रहा है इधर से फिर इधर थोड़ा सा मुड़ जाएगा, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि ऐसे आया टकरा के वापस चल गया, तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझ में आया। ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, तारे का टिमटिमाना क्या है, हम लोग को तारा टिमटिमाता हुआ क्यों दिखता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। द ट्विंकलिंग इफेक्ट द स्टार ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। मतलब तारों से जो लाइट आता है वो रिफ्रैक्ट होकर हमारे आंख तक पहुंचता है, इसी कारण तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखते हैं। कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द स्टार लाइट अंडरगो continuously refraction as it pass through the atmosphere before it reach earth, as the path of the ray light coming from the star go on the varying slightly, the apparent position of the star fluctuate and the amount of starlight entering the eye flicker। मतलब क्या है ना कि जब तारा से लाइट चलता है तो बहुत सारा उसका रिफ्रैक्शन होते रहता है, जैसे बहुत दूर होता है ना तारा, एक से एक एटमॉस्फियर का लेयर से वो गुजरते हुए आता है, इस कारण वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ट्विंकलिंग मतलब टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है। When a light beam goes through a medium, it hits the particle existing in them. Due to this phenomena, some of light rays get absorbed while some of get scattered in various directions। मतलब मान लो कि यहाँ पे लाइट इंटर किया ना, तो कुछ लाइट को ये सरफेस एब्जॉर्ब कर लिया अपने में, और कुछ को क्या कर दिया, कुछ को इधर भेज दिया, कुछ को इधर भेज दिया, कुछ को इधर भेज दिया, तो इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलेंगे। The intensity of the scattered light rays depend on the particle size and wavelength। Scattering of light wavelength और पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करेगा कि वो कितना एब्जॉर्ब करेगा और कितना को स्कैटर करेगा। समझे ना। तो ये सब किताब आप लोग पढ़िए। चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं और क्वेश्चन। ये तो तुम लोग बना लोगे जी, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। न्यूटन का प्रिज्म एक्सपेरिमेंट भी फिगर बना के वो कलर वलर वाला लिख दोगे कि पहला बार वो किया था। स्टार क्यों टिमटिमाता है ये भी लिख दोगे। ह्यूमन आई को डायग्राम बना के लिख दोगे। ब्लाइंड स्पॉट क्यों होता है, दो चीज आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन, एक टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। होता कुछ नहीं, इजी चीज ही है, लेकिन देखो क्या होता है। टिंडल इफेक्ट एनिमेशन। मजा नहीं आया।
देखो टिंडल इफेक्ट में एक्चुअल में हो क्या रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम हो रहा है। द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइड पार्टिकल्स। कोलाइड कौन सा चीज होता है, जैसे मिल्क कोलाइड है, ब्लड कोलाइड है, ठीक है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन है। When passed through colloidal solution is called the Tyndall effect. When light passes through the colloidal solution, it is observed that the colloid particle do not permit the light to pass through it completely. अब सिंपल सा चीज है ना भाई, अब तुम ब्लड से इसमें ग्लास में ब्लड भर के और इसमें लाइट पास करवाओगे तो पूरा तरह से तो नहीं पास होने देगा, समझ गए ना। Therefore the light beam is scattered by the particle. कुछ को लाइट को क्या करेगा, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ को क्या करेगा, कुछ को इधर उधर डायरेक्शन भटका के भेजेगा, and hence the path of a scattered light become illuminated or visible. This effect can be used to variety a colloidal solution. तो जैसे मान लो कि यहाँ से लाइट यहाँ छोड़े, इसमें ब्लड भरा हुआ था तो इसमें लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये भी क्या है, चमकने लगेगा। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व सनलाइट इंटर ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। जैसे कि हम लोग एक घर में छोरा छेद कर देंगे तो वहां पे भी टिंडल इफेक्ट, ज्यादा लाइट लगने लगता है ना, कि लाइट एकदम ज्यादा आ रहा है, वो टिंडल इफेक्ट है। द स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर स्कैटर द सनलाइट टू प्रोड्यूस दिस इफेक्ट। मतलब हमारे घर में जो आता है छोटा सा छेद से, देखे होंगे खपरा उपरा वाला घर में कभी देखे ही होंगे, तो वो टिंडल इफेक्ट होता है। उसका कारण क्या है कि एयर के कारण, एयर में क्या मौजूद है, स्मोक और डस्ट मौजूद है, धुआं और धूल कण, उसके कारण उसमें स्कैटरिंग हो रहा है और उसके कारण टिंडल इफेक्ट हो रहा है। लेकिन टिंडल इफेक्ट ज्यादा कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसका आर पार दिखे नहीं। देखो क्या किया यहाँ पे, इस सॉल्यूशन से गुजारा, तो समझ में आया कि नहीं थोड़ा सा, टिंडल इंडल इफेक्ट जो अभी हम लोग टिंडल इफेक्ट पर है, टिंडल इफेक्ट थोड़ा सा समझ में आया। अब इसके बारे में लिख सकते हो ना थोड़ा सा, तो ये सब क्वेश्चन बनाना, समझ गए ना। फिगर उगर इंपॉर्टेंट है, तो रखते हैं अब हम आज का क्लास यहीं तक। कल से बताना कल क्या पढ़ना है, इसी रिवीजन भी करवा सकते हैं, नया चैप्टर भी मैथ उथ का शुरू कर सकते हैं।